स्वाति चौर से आप सभी का स्वागत करती हूं। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। सबसे पहले बात होगी गाजियाबाद से, जहां भारतीय वायुसेना अपना 28वां आपको बता दें स्थापना दिवस मना रही है। इस दौरान कार्यक्रम में राफेल, अपाचे और तेजस विमानों ने अपनी ताकत दिखाई है। वहीं इसके बाद अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या से नाराज पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की, जहां आरोपियों ने जेल से पत्र लिखा है और खुद को निर्दोष बताया है, जिसमें आरोपी दावा कर रहे हैं कि पीड़िता को उसके भाई और मां ने मारा है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जश्न मनाया गया। इस दौरान सेना की ओर से जवानों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने अपने पराक्रम से देश की सेवा की। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 2 दर्जन से अधिक वायुवीरों का सम्मान किया। इसमें वो जवान भी शामिल रहे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में अहम रोल निभाया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल होने वाले 3 हीरो को एयरफोर्स डे के मौके पर सम्मानित किया गया है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल हैं, जो कि फाइटर कंट्रोलर थी। और आपको बता दें, एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की तो उन्होंने ही दुश्मनों को जवाब दिया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के प्लेन को जब हिट लगी तो उस वक्त भी मिंटी अग्रवाल ही पूरे ऑपरेशन में सभी पायलटों को अपडेट कर रही थी। उनके अलावा ग्रुप कैप्टन हंसल, ग्रुप कैप्टन हेमंत कुमार वडसेरा को भी वायुसेना प्रमुख ने सम्मानित किया है। तीनों को युवा सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। वहीं भारत चीन के तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया, साथ ही कहा कि हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ता जा रहा है, पड़ोसी देश के जरिए आतंकियों के खतरे को बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं साइबर स्पेस के चलते भी हमने नई चुनौतियां देखने को हमको मिल रही हैं। वायुसेना हर मोर्चे पर अपने आप को तैयार कर रहा है, साथ ही बॉर्डर पर पैनी निगाहें बनाई हुई हैं। RKS भदौरिया ने कहा, मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं। Clearly demonstrated our resolve, our operational capability, and the will to effectively engage the adversary should the need arise. The emerging security scenario mandates a greater need to have a strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. Our vision for this decade is to continue to comprehensively scale up our combat capability and be a force to reckon with across the entire sphere of influence. Through careful force structuring, modernization, operational training, and acquisition of indigenous equipment, देश की शान वायुसेना ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा राफेल लड़ाकू विमान, जिसने पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फ्रांस से हाल ही में आए 5 राफेल लड़ाकू विमानों में से 2 विमान यहां मौजूद रहे, जिसमें से एक ने उड़ान भरी। राफेल ने जब आसमान में अपना दम दिखाया तो हर कोई देखता रह गया। राफेल के साथ जैगुआर लड़ाकू विमानों ने फॉर्मेशन तैयार की थी, जो कि शानदार नजारा दिखा रही थी। इस दौरान राफेल ने आसमान में करतब भी दिखाया। राफेल लड़ाकू विमानों के अलावा सुखोई मिग, ग्लोब मास्टर, अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार फ्लाई पास्ट में कुल 56 विमान शामिल हुए, जिनमें देसी विदेशी कई लड़ाकू और अन्य विमान हेलीकॉप्टर शामिल रहे। इनके अलावा सूर्य किरण और सारंग टीम ने भी अपनी ताकत का एहसास करवाया। तो आज एयरफोर्स डे की परेड निकाली गई और आपको बता दें कि इसमें हाल ही में बेड़े में शामिल, एयरफोर्स के बेड़े में शामिल राफेल विमान, उसने भी आज इस फ्लाई पोस्ट का वो हिस्सा रहा, अपना दमखम दिखाया और दुश्मन पड़ोसियों को ये भी दिखा दिया कि भारत कहीं भी किसी से कम नहीं। फिलहाल भारत में 5 लड़ाकू विमान जो राफेल विमान है वो आ चुके हैं। अन्य विमान भी जल्द ही भारत पहुंचेंगे। तो आज आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण दिन। हिंडन एयरबेस पर फ्लाई पास्ट में दिखाया है दम, और आप देख सकते हैं
वायुसेना प्रमुख ने आज ये कहा है कि यह साल वास्तव में अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने कहा, मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना हमारे देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहेगी। ये बयान आया है वायुसेना प्रमुख की तरफ से। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आज भारतीय वायुसेना अपनी 28वीं वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने युद्ध सेवा मंडल, वायुसेना मंडल, विशिष्ट सेवा मंडल और यूनिट प्रशंसा पत्र प्रदान किए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत और चर्चा करने के लिए अनिल गौर, रक्षा विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अनिल जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन सेना के लिए। बिल्कुल जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। आज एयरफोर्स का रेजिंग डे है, 88 रेजिंग डे है। और हिंदुस्तान के लिए हमारी जो वायुसेना है वो उससे जैसी जो बैकबोन है हमारी आर्म फोर्सेस की, मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे भी आप देख लीजिए, चाहे वो जमीन पे है, चाहे वो समुद्र में है और आसमान में तो है ही है, तो वायुसेना जो है वो हमारे हर प्रकार से दुश्मनों के खिलाफ और लोगों के लिए खड़ी है। और ये हम राइट फ्रॉम 47 देखते आए हैं। जब अक्टूबर 27 को जब इसने वायुसेना की वजह से फर्स्ट रेजिमेंट को श्रीनगर एयरपोर्ट में उतारा, और उसी वजह से आज जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अंग बना हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान ने उस टाइम भेजे थे सैनिक और जो बाकी रजाकार भेजे थे वो बिल्कुल श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। तो अगर उस टाइम हमारे डकोटा जो है फर्स्ट शिप को लेकर नहीं लैंड करते तो ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो सारा का सारा पाकिस्तान के हाथ में होता। उसके बाद आपने देखा हमारी एयरफोर्स ने सचिन, आप देख लीजिए, सचिन जो एरिया है उसके अंदर हमारे जानबाज जो हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं वो रोज अपनी जान अपनी हथेली पे रख के और हेलीकॉप्टर ले जाते हैं। और उनकी जो हेलीकॉप्टर की सीलिंग है, एक हेलीकॉप्टर की सीलिंग होती है कि इस सीलिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता, और ये उसके ऊपर भी जाते हैं। और कभी भी उन्होंने ना नहीं की कोई ऑपरेशन हो तो उसके अंदर किसी को इवैक्यूएट करना हो, इमीडिएटली ये तैयार होते हैं। और सिविल साइड में अगर आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपदा आए, कहीं फ्लड्स आए, कहीं और अर्थक्वेक वगैरह आए, इमीडिएटली जो है हमारे जो ये हेलीकॉप्टर पायलट है वहाँ होते हैं। जी, बिल्कुल अनिल गौर जी, जिस तरीके से आप ये सभी बातें बता रहे हैं और बेहद अनुभूति जो होती है, जो आज के दिन का एहसास होता है जब आपको सम्मानित किया जाता है, जितने भी ये योद्धा हैं इन्हें सम्मानित किया जाता है युद्ध सेवा मेडल और वायुसेना मेडल, जो अनुभूति इस वक्त हो रही होती है जब आप देश के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं देश के लिए, और उसके बाद उस चीज का जब आपको क्रेडिट दिया जाता है, जब उसका एक्नॉलेजमेंट होता है, तो वो जो अंदर से एहसास होता है अभूतपूर्व होता है। बिल्कुल, कि ऐसा है कि जब देश एक चीज को अपने जो लोगों को जो भी जिसने भी जो कार्य किया है उसके लिए एक्नॉलेज करता है, उससे तो जिस आदमी को एक्नॉलेज करते हैं उसकी तो छाती चौड़ी होती है, पर बाकी भी जो है, जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, उनकी भी छाती चौड़ी होती है। और देखिए, हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको कुछ नहीं चाहिए देश से, उनको ये चाहिए कि हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहे। क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो युद्ध के लिए हमारे जांबाज जो हैं हमेशा तैयार होते हैं, चाहे वो आप ले लीजिए फौज के हैं, चाहे नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, कभी उन्होंने ना नहीं कही और कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके लिए अपने लिए क्या उनकी फैसिलिटीज हैं या नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि मातृभूमि की रक्षा करनी है, मातृभूमि के लिए निछावर होना है, अगर होना है तो उसके अंदर भी कोई संकोच नहीं है। सिर्फ उनको ये होता है कि देश जो है उनकी इज्जत, उनके जो बाकी जो अगर परिजन हैं जब उनके वो एक अपने तो देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अनिल गौर जी, आपने तमाम बातें हमसे की और ये चर्चा में आपने बताया कि किस तरीके से सेना लगातार देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, एयरफोर्स डे। रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी सड़क पर उतरकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ना बनना चलो आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर के विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राज्य सचिवालय को भी बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके साथ ही उन पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बल जुटा हुआ है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पुलिस हमारे लोगों पर लाठी चार्ज कर रही है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के भीतर डर है। गौरतलब है कि भाजपा के प्रदर्शनों की भनक लगते ही पश्चिम बंगाल सरकार ने सचिवालय नाबना को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। हावड़ा में स्थित सचिवालय को बंद करने की वजह सरकार ने कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजेशन करवाना बताया है, जिसके कारण 8 और 9 अक्टूबर को यहां का कामकाज बंद रहेगा। और राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आज जो स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं चारों तरफ जिस तरह से कोलकाता में ये स्थिति बन गई है, भभक रहा है, जल रहा है कोलकाता। देखिए स्वाति, ये दुर्भाग्य है ये हमारे देश का, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, कि हम वायलेंस को डेमोक्रेसी का एक हिस्सा हम लोगों ने बना दिया है जी। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता। और ये हमारे गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हम बड़ी बड़ी बात तो करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी की सैंक्टिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आज देखिए केरला में क्या हो रहा है। यही काम पंचायत के इलेक्शंस के टाइम बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, राज्य हर एक पूरे देश में होता है। वायलेंस इलेक्शन को लेकर के, इस प्रकार का वायलेंस के लिए जो जिम्मेदार है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके लिए हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पॉलिटिशियंस वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मात्रा उनकी कम हो सकती है, कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कोई कम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पर्सनल एसेट नहीं है, ये परिवार का मामला नहीं है, राष्ट्र का मामला है और राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मामला है। और राष्ट्र हित की जब बात आती है स्वाति, तो उसको हम बड़ी ही संजीदगी से, ईमानदारी से डील करते हैं। दुर्भाग्य से स्वाति आज हो क्या रहा है कि मुझे आपके अगेंस्ट भड़काया जाता है, आपको मेरे अगेंस्ट भड़काया जाता है। और इस खेल में सारा एक सवाल जो है कि लगातार ममता सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जा रही है, तो इसको क्यों इस तरीके से, किस तरह ये राजनीति हो रही है? अगर आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर है तो आपको उससे समन्वय बना करके उस तरीके से लड़िए। किसी की हत्या करा देना लगातार आरोप लग रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है कि ममता सरकार पे आरोप लगा है। पीछे अगर हम 6 महीनों की बात देखें तो कई बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। ये स्वाति, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि डेमोक्रेसी में अगर आपका कोई पॉलिटिकल कंपटीशन है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स को आप एलिमिनेट नहीं करके उससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। आपको आइडियोलॉजी से लड़ना है, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वहां हत्या हुई है और उन हत्यारों को अरेस्ट होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन स्वाति, प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारा जो वायलेंस रूपी बिल्ली जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ढुक गया है स्वाति, उसके गले में घंटी बांधने के लिए ना आप तैयार है ना मैं तैयार हूँ। और हम इस बिल्ली को अपनी सुविधा अनुसार हम यूज करना चाहते हैं, वायलेंस को। तो यही दुखद पहलू यह है स्वाति, इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बात भी नहीं करना चाहता। और बार बार स्वाति, मैं इस डिबेट में हर एक प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो आप एक समाज के रूप में चीता बन जाएंगे, यानी आपका कोई यूज नहीं रह जाएगा, आप यूजलेस हो जाएंगे। जी। लेकिन स्थिति ऐसी है स्वाति कि हम आप कभी कभी हम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी कि चिंतन करना जरूरी है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम जो स्थिति इस वक्त बंगाल में, कोलकाता में बनी हुई उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो बेहद जरूरी है कि चिंतन हो, ना कि किसी की चिता सजे। तो फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप और मौत को लेकर के जो तमाम खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। और अब रुक करेंगे हाथरस का। हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप और मौत को लेकर देश का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयानक बताते हुए योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। केस में आए दिन नए मोड़ आते जा रहे हैं। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सामने आने के बाद अब जेल में बंद चारों आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया है और ऑनर किलिंग का सनसनीखेज दावा किया है। आरोपियों का कहना है कि पीड़िता को उसकी मां और भाई ने मारा है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने चिट्ठी पर कहा कि आरोपी सजा से बचने के लिए ये दांव चल रहे हैं। हाथरस कांड में जेल में बंद चारों आरोपियों की तरफ से एसपी को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें दावा किया गया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, लेकिन पीड़िता के परिवार को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। वहीं मामले में गठित एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। पीड़िता के दाह संस्कार वाले दिन कौन कौन घटनास्थल पर मौजूद था उसके लिए भी पूछताछ हो रही है। एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस ने आधी रात को शव को लेकर हाथरस पहुंची थी और वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिया था। पीड़िता के परिजन और गांव के लोगों ने शव के अंतिम संस्कार का विरोध भी किया और परिजन बेटी के शव को घर ले जाने की लगातार मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने जबरन दाह संस्कार कर दिया था। इसके विरोध के दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी और उसके बाद दिन ब दिन नई परतें इस मामले में खुल रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, एक और नई कड़ी अब निकल करके सामने आई है। अब जब कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, सारे तथ्य देखे जा रहे हैं, तो चिट्ठी लिख दी जाती है आरोपियों की तरफ से, जिसमें आरोपी कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। हाँ, पीड़िता से हम संपर्क में थे, हमारी बातचीत होती थी, हम दोस्त थे, लेकिन हमने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, बल्कि ऑनर किलिंग का मामला अब सामने आ गया है। मुख्य आरोपी संदीप और उसके साथियों ने जेल साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि पीड़िता का जो परिवार है उसको पहले से वो जानते थे और जो पीड़िता थी उसकी मित्रता थी संदीप के साथ में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहले इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके 3 दिन बाद 2 लोगों को और नामजद आरोपी बना दिया गया। सीधे तौर पर कई सवाल उन्होंने उठाए हैं कि एक रंजिश के चलते ऐसा किया गया है, क्योंकि प्रधानी को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में रंजिश हुई थी और जिस तरीके से संदीप की लड़की के घर वालों का ऐतराज था, इसमें कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उन्होंने किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है, ऑनर किलिंग है, लड़की की मां और भाई ने ही पीड़िता को मारा है और सीधे तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग करी है। जी
जी, पुलिस ने अभी जो एसआईटी है, एसआईटी ने तकरीबन 40 और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मतलब बहुत तेजी से पूछताछ चल रही है, क्योंकि एसआईटी कोई भी कहीं पे भी चूक नहीं करना चाहिए। 7 दिन का समय दिया गया था, वो खत्म हो गया। अब 10 दिन और मांगे हैं। इसको देख करके जल्द से जल्द एसआईटी अपनी ये पूरी जांच पूरी कर लेनी चाहती है। देखिए स्वाति, सीधे तौर पर सरकार का दायित्व होता है कि अगर आरोपियों को सजा मिले तो वही कोई भी बेगुनाह जो जेल ना जाने पाए, कोई किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार खूब कर कदम रख रही है कि जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर के पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बदनामी हुई है, सरकार अब बदनामी के उस बात को भूलना चाहती है और ऐसा एक पहलू जांच कर रही है। जो भी आरोपी पक्ष के लोग हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। संस्कार होता है उसमें वहां पर कौन लोग मौजूद लेकर बयान तत्पर है, 10 दिन में रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करेगी। हालांकि 2-3 दिन पहले इसको होना था, लेकिन 10 दिन का टाइम जो एक्सटेंड किया गया है, अब सीएम के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाएगी और अगर सीबीआई इस केस को हैंड ओवर करती है तो कहीं ना कहीं जो एसआईटी की रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर आगे सीबीआई काम करेगी। जी स्वाति, अंतिम संस्कार जिस तरीके से हुआ था, एकाएक बिल्कुल इतनी जल्दबाजी में पेट्रोल डाल करके पीड़िता को जला दिया गया था, उसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे थे। इसको लेके भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। एसआईटी हर एक मुख्य बिंदु पर पूछताछ कर रही है। किस दिन ये घटना हुई, घटना से पहले लोग कहाँ थे, सबकी और डिटेल खंगाली गई है, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। 2019 से 2020 के बीच पीड़िता और उसके भाई 4 बार बात की और लगभग 5 घंटे के बाद जब दोनों 200 मीटर की दूरी पर रहे, सवाल जो बच्चा जो है, चाहे वो पीड़िता की माँ का हो, चाहे वो पीड़िता की भाभी का हो, और जो आरोपी हैं लवकुश, संदीप इत्यादि, इनके जो परिवार वाले हैं उनके जो बयान दर्ज हुए, बयानों में भी लवकुश की माँ का ये कहना है, पुनीत आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, लवकुश की माँ का ये कहना है कि मेरे बेटे ने किसी भी तरीके का जुर्म नहीं किया है, कोई अभद्रता नहीं की है, बल्कि हम तो बेटे को पीड़िता को पानी पिलाने के लिए गए थे और उसके बाद से ही हमारा नाम भी संलिप्त कर लिया गया। मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, ये दावा कर रही है लवकुश की माँ। देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से पहले तो नामजद किया गया था, जैसा कि आज आरोपी पत्र लिख रहा है, और उसके 3 दिन बाद जो उसके दूर के रिश्तेदारी में चाचा लगते हैं, वहां के भी 2 लोगों को लवकुश और एक व्यक्ति और है जिसको नामजद आरोपी बना दिया गया। उसके बाद में पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। सवाल उठा रहे हैं वो, और सीधे तौर पर सरकार का देखिए दायित्व है कि अगर आरोपियों को सजा मिले तो किसी बेगुनाह को जेल भी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा बेगुनाह जेल ना काटे जिसने वो गुनाह किया ही ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं एसआईटी हर एक बिंदु पर जांच कर रही है, तमाम तरीके की पूछताछ चल रही है। जो क्राइम सीन है वहां पर भी एसआईटी गई थी, वहां पर भी जांच करी गई है। जो अंतिम संस्कार हुआ था उसमें कौन लोग शामिल थे, कौन लोग नहीं शामिल थे, उसकी भी पूरी जांच करी जा रही है। कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। आज लगभग 40 लोगों को एसआईटी ने फिर एक बार बुलाया है सिर्फ बयान दर्ज करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बयान है। ठीक है पुनीत, आप जिस तरीके से पूरी बातें बता रहे हैं कि एसआईटी लगातार बयान दर्ज कर रही है, लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है। संदीप ने चिट्ठी लिख करके साफ किया है, मेरी पीड़िता से पहचान थी, वो मेरी दोस्त थी। वहीं पीड़िता के भाई से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने साफ कहा हमारा कोई लेना देना उन लोगों से नहीं था, वो ऊंची जाति के थे और हमसे कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जब वहीं कॉल डिटेल्स खंगाली जाती हैं तो उसमें साफ पता चलता है कि कई बार कई घंटों तक उन दोनों नंबर पे बातचीत हुई है। जो एक पीड़िता के घर का नंबर था और दूसरा संदीप का नंबर था। संदीप ने साफ तौर पे बात कबूली है, दोस्ती थी, पीड़िता के साथ हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, पीड़िता के घर वालों ने ही उसे मारा है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। देखिए सीधे तौर पर स्वाति, जिस तरीके से आपने बताया कि कॉल डिटेल्स को लेकर के कई अहम जानकारी हाथ लगी है, देखिए कहीं ना कहीं बयान में विरोधाभास जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता का भाई कह रहा है उनका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जो कॉल डिटेल्स हैं वो कुछ और कहती है। ऐसे में एसआईटी हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। जो लड़की की भाभी है उसका बयान कुछ और होता है पहले, बाद में कुछ और हो जाता है। लड़की की माँ का बयान भी कई बार बदला है एसआईटी की पूछताछ के दौरान। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एसआईटी की टीम गठित करी गई है, सीधे तौर पर उसे हर एक मुख्य बिंदु पर ध्यान देना होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसे पहले एक घटना बसपा सरकार में हुई थी जहां पर रेप का आरोप लगा था, कई लोग जेल गए थे, लेकिन जब जांच हुई सीबीआई की तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो ऑनर किलिंग का मामला निकल करके सामने आया था। ऐसे में सरकार हर एक पहलू से जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर पहलू पे जांच होगी, क्योंकि पहले सिर्फ पीड़िता का पक्ष रखा जा रहा था, आरोप लगे, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए, वो आरोपी बन गए, लेकिन अब आरोपियों का भी पक्ष सामने आ रहा है। वो स्पष्टता से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने पुलिस को चिट्ठी लिखी, एसआईटी टीम तक वो चिट्ठी गई है और अब हर एंगल से हाथरस मामले में जांच हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।